हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी कैंडिडेट्स जो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए एक बेहद ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और ये न्यूज़ आपकी सहकावटी विश्वविद्यालय यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकावटी विश्वविद्यालय सीकर से संबंधित है। और आज ही के दिन यानी 16 अगस्त 2023 को ये विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इस सेशन में हम इस कंप्लीट विज्ञप्ति के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट कब है, एग्ज़ाम डेट कब है आपकी, उसी प्रकार से आपके जो एग्ज़ाम सेंटर है वो कौन सी सिटी में रहने वाले हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, उसी प्रकार से जो एग्ज़ाम की जो स्कीम है, कहने का मतलब कितने एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, कितने टाइम मतलब एग्ज़ाम का टाइमिंग क्या रहने वाला है आपका, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में जो सब्जेक्ट वाइज सीटों का क्लासिफिकेशन है उसको हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखें लास्ट तक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट है आपका RET 2023, ये ऑनलाइन, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, ठीक है। और इसकी आपकी लास्ट डेट है वो 26/8/2023 है, यानी आपके पास 10 दिन का टाइम है। अभी 16 तारीख हो गई है आज, और 26/8/2023 लास्ट डेट है एग्जाम की एप्लीकेशन की। उसी प्रकार से ये जो नोटिफिकेशन आपको इस यूनिवर्सिटी के इस वेबसाइट पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में आपकी जो शोध पात्रता परीक्षा है यानी जो RET यानी एग्ज़ाम है आपका, वो आपका 6/9/2023 को होने वाला है। यानी आपके पास में 20 दिन का टाइम है एग्ज़ाम का, 10 दिन के लिए तो फॉर्म अप्लाई का टाइम है आपके पास में। और आपका अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर में आपका एग्ज़ाम है, यानी 6 सितंबर 2023 को आपका सिक्कर और झुंझुनू मुख्यालय स्थित परीक्षा केंद्रों पर आयोजन किया जाएगा। तो ये पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट है आपका, रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023, ये आपका सीकर और झुंझुनू दो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ पे होगा। और इसके आधार पर मतलब इसके बाद में आपके यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवेदन के आधार पर अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी। यानी यदि आपने अप्लाई किया है इस एग्जाम के लिए तो ऑब्वियसली बात है, जो अप्लाई करेंगे उसको एग्जाम के लिए अनुमति देंगे। और अभ्यर्थी अपनी पात्रता स्वयं सुनिश्चित करेंगे, यानी जो भी हमने क्वालिफिकेशन मेंशन की है फॉर्म भरते टाइम, तो उसके आधार पर हमारी जो भी एग्जाम की सीट है वो अलॉट होगी। और विश्वविद्यालय द्वारा पात्रता की जांच साक्षात्कार के समय की जाएगी, और अपात्र पाए जाने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी स्वयं की होगी। अब सिस्टम ये है कि अभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में सेकंड चरण में आपके एग्जाम होंगे, वो एग्जाम 6/9/2023 को होंगे, ठीक है। एग्जाम होने के बाद में आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब रिजल्ट आने के बाद में जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, मतलब इनका जो क्राइटेरिया है सीटों के आधार पर ये रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, और जो जितनी नंबर ऑफ सीटें हैं उसके गुणांक में आपके जो एप्लीकेशन है उनको इंटरव्यू के लिए मतलब आमंत्रित करेंगे, ठीक है। तो आपका इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू के बाद में जो भी आपका परफॉर्मेंस है, चाहे वो रिटन एग्जाम में और इंटरव्यू में हो, उसके आधार पर आपकी जो फाइनल लिस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो गया उनको पीएचडी के लिए आमंत्रित करेंगे, यानी रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे, और जो इस एग्जाम में क्वालिफाई नहीं होंगे उनके आवेदन ऑटोमेटिक निरस्त हो जाएंगे, ठीक है। बेसिकली ये बोलना चाहते हैं। तो अभी आपके पास में 10 दिन का टाइम है, ये जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। और उसके बाद में आपका जो एग्ज़ाम है वो 6/9/2023 को होने वाला है। तो टाइम एग्ज़ाम के लिए भी कुछ नहीं है, 10-15 दिन मतलब मुश्किल से मिलेंगे, क्योंकि 4-5 दिन तो इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है। सो मेक श्योर कि आपने यदि पीएचडी का पहले कोई एंट्रेंस टेस्ट दिया है, ठीक है, तो अच्छी बात है, आपको सिलेबस पता है। आपको फर्स्ट पेपर में रिसर्च मेथोडोलॉजी आती है, और सेकंड पेपर आपका डोमेन सब्जेक्ट होता है। तो यदि आपने पहले कोई प्रीवियस जो पीएचडी का टेस्ट दिया है, तो उसके आधार पर आपने जो भी तैयारी की है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। और आपका डोमेन सब्जेक्ट है तो आपने नेट क्वालिफाई किया होगा, नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया होगा, या आपने एमए की डिग्री मतलब परस्यू की होगी, ठीक है। तो उसके आधार पर आपकी जो भी नॉलेज है, तो अभी 20 दिन में जो भी टाइम है उसमें आप रिविजन पर फोकस कर सकते हैं। अब इसके बाद में एलिजिबिलिटी क्या है, नोटिफिकेशन देख लेते हैं एक बार। यानी रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट RET 2023 का जो नोटिफिकेशन है उसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी उसके बारे में क्या बोला है यहाँ पे, कि यदि आपने 1 ईयर और 2 सेमेस्टर मास्टर डिग्री, यानी यदि आपने 1 साल की या 2 सेमेस्टर की कोई भी मतलब, यानी या तो आपने 1 साल की या 2 सेमेस्टर की जिस भी रूप में आपने मास्टर डिग्री का प्रोग्राम किया है, वो किसके बाद में 4 साल की या 8 सेमेस्टर की जो बैचलर डिग्री है उसके बाद में यदि आपने ये जो मास्टर की डिग्री क्वालिफाई की है, उसके बाद में 2 ईयर और 4 सेमेस्टर
मास्टर डिग्री प्रोग्राम आफ्टर ए 3 ईयर बैचलर डिग्री, यानी यदि आपने 2 साल का कोई एमए का या 4 सेमेस्टर का, यानी कॉलेजों में अलग अलग होता है, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज में अलग अलग होता है। कहीं पर 2 साल की एमए की डिग्री होती है, जैसे कोटा ओपन में 2 साल की होती है, वहीं पे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें सेमेस्टर बेस्ड होती हैं, ठीक है, तो एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, 2 साल में 4 हो जाते हैं टोटल। तो यदि आपने 2 साल के आधार पर यानी कोटा ओपन टाइप की यूनिवर्सिटी से किया तो 2 साल वाली होगी, और जहाँ पे सेमेस्टर बेस्ड सिस्टम है वहाँ पे सेमेस्टर होंगे, ठीक है। तो यदि आपने 2 साल की या 4 सेमेस्टर वाली मास्टर डिग्री क्वालिफाई की है, किसके बाद में, 3 साल की बैचलर डिग्री के बाद में, ठीक है, तो आप इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो। और उसके बाद में जो आपका जो परसेंटेज है, यानी आप इस जो रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसके लिए क्वालिफाई कब होंगे, एक तो आपने ये जो दो डिटेल है आप ऊपर वाली फुलफिल कर ली हो, या फिर फुलफिल करने के बाद में यदि आपके 55% एग्रीगेट मार्क्स हो, ठीक है, और इक्विवेलेंट ग्रेड हो। अब जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती है जो परसेंटेज में अपना रिजल्ट निकालती है, ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज होती है जो ग्रेड के आधार पर आपको रिजल्ट देती है, ठीक है। तो यदि आपने 55% इक्विवेलेंट या एग्रीगेट मार्क्स क्वालिफाई किए हैं, मतलब 55% के साथ में यदि आपने क्वालिफाई किया है, या 55% के समान ही आपने इस इक्विवेलेंट मतलब जो ग्रेड सिस्टम है उस कॉलेज से यदि आपने डिग्री मतलब हासिल की है, तो आप इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो। और उसके बाद में जो एबोव मेंशन, यानी अभी हमने ये जो डिटेल डिस्कस की है, इसी आधार पर यदि आपने कोई फॉरेन जो जो भारत की बाहर की कोई यूनिवर्सिटी है वहां से यदि आपने क्वालिफिकेशन किया है, यानी एमए की डिग्री की है, बीए की जो बैचलर की डिग्री है वो की है, तो इसके आधार पर आप क्वालिफाई हो। और इनका जो क्वालिफाइंग का क्राइटेरिया है वो ऊपर अभी जो हमने डिस्कस किया वो सेम रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे रिलैक्सेशन है, ठीक है, रिलैक्सेशन कितना परसेंट है, 5% मार्क्स का है, यानी यदि आपने 55% का क्राइटेरिया है आपके पास में तो अच्छी बात है। यदि आप SC ST OBC जो नॉन क्रिमिनल है, यानी OBC NCL है, या फिर डिफरेंटली एबल्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बनिए EWS कैटेगरी के हो, तो इन कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन होगा। यानी यदि आपने 55% से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको ये जो रिलैक्सेशन का जो क्राइटेरिया है इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। और यदि आपने 50% से ज़्यादा और 55 से कम यदि आपने मतलब मार्क्स ऑब्टेन किए हैं तो फिर आपके लिए ये एक छूट दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिकली किसके लिए, SC ST OBC NCL के लिए, डिफरेंटली एबल्ड जो पर्सन है उनके लिए, और EWS कैटेगरी के लिए, ठीक है। एंड अदर कैटेगरीज ऑफ द कैंडिडेट एज पर द डिक्लेरेशन ऑफ कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, यानी जो कमीशन है उसने टाइम टू टाइम जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं और उनमें जो कैटेगरी इंक्लूड की है जो रिलैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इसमें इंक्लूड रहेगी, ठीक है। और उसके बाद में जो आगे बोला है कि प्रोवाइडेड दैट कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन आफ्टर ए 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम शुड हैव ए मिनिमम ऑफ 75% इन एग्रीगेट और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड ऑन ए पॉइंट स्केल वेयर वेयर एवर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलो, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे बोला है कि जो कैंडिडेट एडमिशन लेना चाहते हैं यदि उन्होंने 4 साल की या 8 सेमेस्टर की बैचलर डिग्री को क्वालिफाई किया है, ठीक है, तो उन्होंने क्या 75% से 75% मिनिमम जो मार्किंग है यदि इससे क्वालिफाई किया है तो वो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। और ऐसा ही सिस्टम जहाँ पे ग्रेड वाला हो, जहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम हो, तो ग्रेडिंग सिस्टम में भी यदि उन्होंने 75% के समथिंग मार्क्स ऑब्टेन किए हैं तो उन कैंडिडेट्स को भी यहाँ पे एलिजिबल माना जाएगा। और यहाँ पर भी 5% का रिलैक्सेशन है, वो किसके लिए है, वो आपके SC ST OBC NCL के लिए, डिफरेंटली एबल्ड जो पर्सन है उनके लिए, EWS कैटेगरी के लिए, और अदर कैटेगरी जो कमीशन द्वारा डिसाइड की गई हो टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ये दो क्वालिफिकेशन है आपकी। अब इसके बाद में नेक्स्ट बोला है कि कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड द एमफिल प्रोग्राम विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड, यानी आपने एमफिल की है और आपके 55% मार्क्स आए हैं, ठीक है। और यदि आपने ग्रेडिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ जो जिस यूनिवर्सिटी में ग्रेडिंग सिस्टम है वहाँ पे यदि आपने एमफिल किया है और उनका जो मार्किंग का लेवल है वो 55% के आसपास का है, तो इसके इक्विवेलेंट है वो कैंडिडेट इनके लिए मतलब इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई होंगे। और यदि आपने फॉरेन इंस्टीट्यूट से कोई एमफिल की डिग्री की है, ठीक है, मतलब कोई फॉरेन इंस्टीट्यूट से आपने एमफिल की डिग्री की है, तो ये 55% वाला या ग्रेड वाला सिस्टम जो भी अप्लाई हो एप्लीकेबल हो उसके आधार पर आपको क्वालिफाई माना जाएगा। अब यहाँ पे वही है, वापस इनके जो PhD प्रोग्राम के लिए 5% का
मार्क्स का जो रिलैक्सेशन है वो बात की गई है, ठीक है। वो किसके लिए है? SC ST OBC NCL के लिए, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए, EWS कैटेगरी के लिए, और जो कमीशन डिसाइड करेगा टाइम टू टाइम उसके अकॉर्डिंग इनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। ये MPhil कैटेगरी के लिए, ठीक है। 2 नंबर जो पॉइंट है उसके लिए भी 5% का रिलैक्सेशन रखा हुआ है। अब यहाँ पे जो RET 2023 एग्जाम विल बी हेल्ड अकॉर्डिंग टू द रूल्स गिवन बाय द UGC नोटिफिकेशन, जो UGC ने नोटिफिकेशन निकाला था 7/11/2023 के, उसके अकॉर्डिंग ये आपकी जो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर है अकॉर्ड इसका 1 to 4 अकॉर्ड है, यानी अध्यादेश है, उसके अकॉर्डिंग आपका ये एग्जाम होगा। अब यहाँ पे रिजर्वेशन की बात करें, ठीक है। तो रिजर्वेशन का सिंपल सा फंडा है कि UGC रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी रिजर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग आपका रिजर्वेशन रहेगा। यहाँ पे बोला है कि during allotment of supervision, vacancy in each subject will be filled as per the reservation norms of Government of Rajasthan. If candidates from reservation category are not available, यानी राजस्थान गवर्नमेंट का जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आपको आपके सीट का एलोकेशन होगा। और यदि कोई रिजर्वेशन की सीट खाली रह जाती है, फॉर एग्जांपल OBC NCL कैटेगरी की सीट है वो खाली रह गई, कहने का मतलब टोटल 16 सीटें थी और एप्लीकेशन 14 सीटों पे आई है, तो जो रिमेनिंग 2 सीटें हैं वो आपकी जनरल जो कैंडिडेट है उनके थ्रू फिल की जाएगी, भरी जाएगी, ठीक है। और यदि मतलब यहाँ पे बोला है कि आपकी सीट मतलब सीट खाली रह जाती है, नॉट अवेलेबल कैंडिडेट नहीं है, तो उनके लिए वैकेंसीज में बी फिल्ड बाई जनरल कैंडिडेट्स एज पर द UGC रूल, यानी जो UGC ने रूल तय किए, रूल्स एंड रेगुलेशन तय निर्धारित किए हैं उनके अकॉर्डिंग वो सीट भरी जाएगी, ठीक है। अब आपका फीस स्ट्रक्चर काफ़ी जो अमाउंट बड़ा है फीस का, 2,000 रुपया मतलब 2000 है, वो जनरल OBC MBC और EWS कैटेगरी के लिए है, ठीक है। और उसी प्रकार से 1,500 यानी ये आपकी SC ST और स्पेशली एबल्ड मोर देन 40% डिसेबल्ड कैटेगरी है उनके लिए होगी, यानी जो डिसेबल कैटेगरी है उसमें यदि 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है उन कैंडिडेट्स के लिए 1,500 रुपये की फीस है। बाकी जो फीस है 2,000 की वो आपकी जनरल OBC MBC EWS कैटेगरी इन सभी के लिए होगी। और जो लास्ट डेट है वो आपकी एप्लीकेशन सबमिशन की वो आपकी 26/8/2023 है, 11:59 तक है, मतलब रात की, ठीक है। और जो एंट्रेंस टेस्ट है आपका वो 6/9/2023 को होने वाला है, और पेमेंट आपका ई मित्र या ICICI पेमेंट गेटवे सिस्टम के द्वारा होगा, ठीक है। तो ऑनलाइन होगा सारा सिस्टम, ऑफलाइन कुछ नहीं है। उसके बाद में स्कीम ऑफ टेस्ट, यानी आपका जो एग्जाम होने वाला है उसकी स्कीम क्या है? द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स, यानी 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, कंडक्टेड इन ए सिंगल सेशन, यानी एक सेशन होगा, बीच में कोई गैप नहीं होगा। और पेपर फर्स्ट है उसमें 50 MCQs आएंगे, ठीक है। 50 मल्टीपल चॉइस बेस्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स, ठीक है। 1 क्वेश्चन = 1 मार्क्स। तो ये हो गया फर्स्ट पेपर का फंडा। सेकंड पेपर में है कि आपका 50 MCQ जाएंगे इसमें भी, ठीक है। और इसमें भी आपका जो क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, ठीक है। 1 क्वेश्चन बराबर 1 मार्क्स, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट और सेकंड पेपर का स्कीम रहने वाला है। और देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी यहाँ पे कोई जो नेगेटिव मार्किंग है उसका कोई प्रावधान नहीं है, तो आपको पूरे जो क्वेश्चन है अटेम्प्ट करने मतलब चाहिए, ठीक है। मतलब करते हैं सभी ना, जो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती वहाँ पे, ये एक बेनिफिट होता है। अब यहाँ पे पेपर की ड्यूरेशन है, यानी जो पहला पेपर है वो आपका 1 घंटा और 30 मिनट चलने वाला, ठीक है। 1.5 घंटा पेपर चलेगा आपका, ठीक है। और सिलेबस है फर्स्ट पेपर का वो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी है, जैसा कि PhD इंटरेस्टेड चाहे ऑल इंडिया में कहीं पे भी हो, फर्स्ट पेपर इसका रिसर्च मेथोडोलॉजी का होता है और 50 क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो अब इसका सिलेबस दे रखा है रिसर्च मेथोडोलॉजी का। जो पेपर फर्स्ट है ना, इसका सिलेबस है रिसर्च, जिसमें मतलब सिलेबस है कि रिसर्च अनुसंधान से संबंधित है, कि रिसर्च, कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव्स, टाइप ऑफ रिसर्च, रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है। तो ये आपका यूनिट फर्स्ट है। उसी प्रकार से यूनिट सेकंड में रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च प्रोसेस, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो टेक्निक्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड यूनिट है। उसी प्रकार से यूनिट थर्ड है आपकी रिसर्च डिजाइन, सैम्पलिंग मेथड, टाइप ऑफ सैंपल्स, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो ये आपका सेक्शन यूनिट थर्ड हो जाएगा। यूनिट फोर है आपका डाटा कलेक्शन का, टाइप ऑफ डाटा, methods and techniques of data collection, interpretation of data, statistical tools and techniques, और measures of tendency, mean, median और mode, ये आपकी जो सेंट्रल टेंडेंसी है उनके बारे में है, ठीक है। तो ये आपकी यूनिट 4 हो जाएगी। और यूनिट फिफ्थ है आपकी एथिक्स इश्यू इन रिसर्च, यानी जो
रिसर्च है, अनुसंधान है, उसमें जो नैतिक दुविधाएं हैं उनके बारे में बात कर रहा है। कोड ऑफ एथिक्स इन रिसर्च, यानी जो रिसर्च में कोड होता है, एक जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, कौन सी नहीं फॉलो करनी चाहिए, इनके बारे में है। इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन रिसर्च, यानी जो नैतिकता है उसका रिसर्च में, अनुसंधान में क्या महत्व है, ठीक है, इसके बारे में दे रखा है। तो ये आपकी 5 यूनिट है, ठीक है, टोटल पेपर फर्स्ट के लिए। अब पेपर सेकेंड है, इसमें भी आपके 1.5 घंटे का टाइम है, ठीक है। और जो पेपर है वो आपका 50 MCQs का होगा। ये आपका डोमेन सब्जेक्ट का होगा। यदि आपकी हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, संस्कृत है या हिंदी है, तो जो सब्जेक्ट आपका डोमेन होगा उसमें ये पेपर होगा, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं है, ठीक है। और सिलेबस है इसका, ये आपका यूजीसी, जो यूजीसी CSIR नेट है, यानी जो नेट JRF का सिलेबस है वो आपका सेम सिलेबस इसका इस एंट्रेंस टेस्ट का रहने वाला है, ठीक है। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, यदि आपने सिलेबस नहीं देखा है, ठीक है, तो आप यूजीसी नेट की वेबसाइट पे जाके वहाँ से यूजीसी और CSIR नेट की वेबसाइट पे जाके सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जो साइंस कैटेगरी के हैं उनके CSIR नेट होता है, और जो ह्यूमैनिटीज और जनरल सब्जेक्ट होते हैं, लिटरेचर के होते हैं, उनके लिए यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, तो वहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे बोला है कि पेपर सेकंड विल बी इक्विवेलेंट ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु आर एबल टू सिक्योर द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पेपर फर्स्ट एज पर द टेबल गिवन बिलो, ठीक है। यानी यहाँ पे मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उनका क्राइटेरिया डिसाइड किया हुआ है, ठीक है। स्टूडेंट हु हैव सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन द एंट्रेंस टेस्ट आर एलिजिबल टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, यानी यदि आपने 50% मार्क्स यानी आउट ऑफ 100 50 क्वेश्चन यदि राइट किए, ठीक है, तो उन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कॉल होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और यहाँ पे रिलैक्सेशन दे रखा 5 मार्क्स का, वो किसके लिए है, वो SC ST OBC और जो डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी है उनके लिए, EWS कैटेगरी है उसके लिए, और जो कमीशन टाइम टू टाइम डिसाइड करता है उन कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पे जनरल कैंडिडेट है उनके लिए ये जो रिलैक्सेशन है वो अप्लाई नहीं है, मतलब एप्लीकेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है उनको। और यूनिवर्सिटी विल डिसाइड द नंबर ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट टू बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ PhD सीट्स अवेलेबल, यानी जितनी जिस सब्जेक्ट में जितनी PhD की सीट अवेलेबल है उसके आधार पर इंटरव्यू कॉल आपको मतलब किया जाएगा, मतलब उसके नंबर के गुणांक में जो सीट है उनके नंबर के गुणांक में आपका इंटरव्यू कॉल का दायरा होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट बोला है कि प्रोवाइडेड दैट फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन द एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ए वेटेज ऑफ 70%, ठीक है। यानी जो एंट्रेंस टेस्ट होगा आपका, यानी जो 100 क्वेश्चन होंगे उनका वेटेज होगा आपका 70%, ठीक है। यहाँ पे मैंने परसेंट लिख दिया, 1 मिनट, ठीक है। जो 100 क्वेश्चन होंगे उनका वेटेज होगा 70%, और जो इंटरव्यू होगा आपका उसका वेटेज होगा 30% का, ठीक है। तो ये टोटल मिला के आपका 100% की जो मार्किंग होगी, यानी आपकी जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें 100% होगा, उसमें 70% तो आपका जो रिटन एग्जाम होगा उसका होगा, और 30% आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ 30% फॉर द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू और वाइवा वाइवा वॉइस, ठीक है, सेल बी गिवन, ठीक है। तो ये आपका क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया वो रहेगा। उसके बाद में रोल नंबर एंड नेम ऑफ द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द अपेयरिंग इन द रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट, ठीक है, यूनिवर्सिटी वेबसाइट। यानी जो कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसके बाद में जो उनका रोल नंबर और उनका कैंडिडेट का नाम है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मतलब अपलोड कर दिया जाएगा। कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द टेस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड, यानी जो जिन कैंडिडेट्स ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उनको 5 दिन पहले वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये बात बोल रहा है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट वाइज वैकेंट सीट आर फॉलोड, यानी जो सब्जेक्ट वाइज सीटें हैं टोटल उनका क्लासिफिकेशन है। जैसे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है उनके लिए इंग्लिश में 26 सीटें हैं, हिंदी में 54 सीटें हैं, यानी बहुत अच्छी खासी सीटें हैं। संस्कृत में 8 सीटें हैं, तो ये आपकी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में हो जाएगा। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में, इकोनॉमिक्स में आपकी 8 सीट है। जियोग्राफी में 30 सीट है, यहाँ पे भी अच्छी खासी है। हिस्ट्री में आपकी 51 सीटें हैं, ये भी बहुत शानदार है। उसी प्रकार से पॉलिटिकल साइंस में आपके 68 सीट्स है, ये आपकी बहुत मैक्सिमम सीट्स है इस पूरी विज्ञप्ति में। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी नंबर ऑफ सीट्स है वो 5 है। सोशियोलॉजी में 24 है, ठीक है। तो यहाँ पे जियोग्राफी, हिंदी, एक तो आपकी इंग्लिश में 26 है, हिंदी में 54 है, और जियोग्राफी में 30 है, हिस्ट्री में 51 है, और पॉलिटिकल साइंस में आपकी 68 है, सोशियोलॉजी में 24 है। तो ये जो मेजर सब्जेक्ट है वो आपके 5-6 है, ठीक है। तो ये आपकी है। फैकल्टी ऑफ साइंस में आपकी बॉटनी में 19 सीटें हैं, केमिस्ट्री में 13 है, मैथमेटिक्स में 8 है आपकी, फिजिक्स में 10 है, जियोलॉजी में आपकी 21 है। उसी प्रकार से फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में ABST में 2 सीटें हैं,
EAFM में आपकी 8 सीटें हैं। उसी प्रकार से फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में आपकी 16 है और फिजिकल एजुकेशन में आपकी 4 सीटें हैं। ठीक है, तो ये आपकी सीटों का क्राइटेरिया है। और उसके बाद में ये जनरल बात बोली है कि एडमिशन टू द PhD इंटरेस्ट PhD प्रोग्राम विल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द वैकेंसीज अवेलेबल एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू, यानी जो सीटों का लोकेशन है वो आपके इंटरव्यू के टाइम में होगा। और यूनिवर्सिटी विल हैव द राइट, यानी यूनिवर्सिटी के पास में सारे अधिकार है इन सीटों में इस विज्ञप्ति में फेरबदल करने का, यानी सब्जेक्ट ऐड करने का या सब्जेक्ट हटाने का। और नेक्स्ट है कि ऑल इंस्ट्रक्शन एंड नोटिफिकेशन आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट, यानी जो भी इंस्ट्रक्शन और जो नोटिफिकेशन है वो आपका इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। जो भी अपकमिंग यानी फर्दर जो भी नोटिफिकेशन आएगा इस एंट्रेंस टेस्ट के लिए वो आपका इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिलने वाला है। ठीक है, तो एक बार दोबारा, यानी जो एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट है यानी एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो आपकी 26/8/2023 है। ठीक है, उसी प्रकार से एग्ज़ाम की डेट है आपकी 06/9, ठीक है, 2023। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, एग्ज़ाम के मतलब एप्लीकेशन के लिए 10 दिन है, एग्ज़ाम के लिए 20 दिन है। ठीक है, सो